संप्रेषण, ये हमें याद रखना। तो सबसे पहले बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण कहते किसे हैं। तो संप्रेषण है, उसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का अर्थ विचारों का आदान प्रदान, यानी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए और दूसरों के विचार हम समझें, उसे क्या कहते हैं, संप्रेषण। ये आपको ध्यान रखना। यदि आपका संप्रेषण अच्छा है तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं, और यदि संप्रेषण अच्छा नहीं है तो आप चाहे कितने ही ज्ञानवान हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धिमान है आप, लेकिन आपका संप्रेषण अच्छा नहीं है तो फिर आप एक अच्छे शिक्षक या अच्छे नेता नहीं बन सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संप्रेषण है वो कहते किसे हैं, विचारों का आदान प्रदान। अब दूसरी बात ये कि संप्रेषण शब्द है वो बना किससे है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये अंग्रेजी का एक शब्द है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द से बना, ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रेषण शब्द किससे बना है, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना है। और ये कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है, ये ध्यान रखें, ये लैटिन भाषा के शब्द से। किस भाषा से, लैटिन भाषा के शब्द है, और वो है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट से बना। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी कि संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या है, विचारों का आदान प्रदान। किससे बना, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से। और अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द है वो किससे बना, लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से। ये बात याद रह जाएगी। लैटिन भाषा का शब्द क्या है, कम्युनिकेट। इससे क्या बना, अंग्रेजी का कम्युनिकेशन, और इससे क्या बना, संप्रेषण। ये आप याद रखें। अर्थ क्या है, विचारों का आदान प्रदान। फिर देखो, यानी विचारों का आदान प्रदान भी कैसा, विचारों का आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। भाई मान लो आपने अपने विचार है वो दूसरे तक पहुंचाए, लेकिन अगले को समझ में नहीं आए। आपके विचारों का कोई अर्थ तो होना चाहिए, तो अर्थपूर्ण आदान प्रदान। कैसा आदान प्रदान, अर्थपूर्ण आदान प्रदान, आदान प्रदान। अर्थपूर्ण आदान प्रदान को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। विचारों का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन कैसा आदान प्रदान, अर्थपूर्ण आदान प्रदान। अब इसमें संप्रेषण का नाम जहां भी आ जाए तो एक नाम याद रखना, एडगर डेल। ये डेल भी मिल सकता है और गेल भी मिल सकता है, दोनों ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एडगर डेल भी मिल सकता है और एडगर गेल भी मिल सकता है। इसने एक परिभाषा दी है, और वो परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि संप्रेषण दूसरों की भावनाओं या विचारों को जानने या समझने की प्रक्रिया। संप्रेषण दूसरों की भावनाओं या विचारों को जानने या समझने की प्रक्रिया है। समझने की प्रक्रिया, ये आपको ध्यान रखना। ये नाम संप्रेषण में आपको ध्यान रखना ही है कि संप्रेषण की परिभाषा यानी दूसरों के विचारों को जानना और समझना,
जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण। और ये किसने कहा? एडगर डेल। ये ध्यान रखें कि डेल की जगह आपको नाम क्या मिल सकता है? डेल। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं है, एडगर डेल भी वही है, डेल और गेल दोनों एक ही आदमी है। अब वो क्या कि ये अलग अलग अंग्रेजी का अनुवाद होता है, तो कई किताबों में एडगर डेल मिलता है और कई किताबों में एडगर गेल मिलता है। तो तीन बातें यहाँ हमारी हुई, संप्रेषण शब्द का अर्थ, फिर संप्रेषण शब्द की परिभाषा, और फिर संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति में, तो उत्पत्ति में ध्यान रखना कि संप्रेषण किससे बना? अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से। और अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द किससे बना? लैटिन भाषा के कम्युनिकेट। याद रह जाएगा। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। और कैसा आदान प्रदान? अर्थपूर्ण आदान प्रदान। फिर इसकी परिभाषा, और सर्वप्रथम परिभाषा एडगर डेल क्या है? दूसरों की भावनाओं या विचारों को जानने या समझने की प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण। इसके बाद एक नाम और ध्यान रखना, वो नाम है कीथ डेविस। क्या नाम है? कीथ डेविस। इसने भी संप्रेषण पर अपने विचार प्रकट। एक नाम और आता है संप्रेषण में, और उसका नाम है कीथ डेविस। और कीथ डेविस में आपको ध्यान रखना है कि कीथ डेविस ने संप्रेषण की परिभाषा दी है और कहा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश व समझ को, जिसमें संदेश व समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखना, आपका काम इससे ही हो जाएगा कि संप्रेषण के बारे में दो विद्वानों ने दो परिभाषाएं दी है। एक तो एडगर गेल, और उन्होंने क्या कहा? दूसरों की भावनाओं या विचारों को जानने या समझने की प्रक्रिया ही संप्रेषण। और कीथ डेविस ने कहा कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश व समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ये दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी, याद रह जाएंगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं। देखो कीथ डेविस क्या कहता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया। और एडगर डेल है, वो कहते हैं कि दूसरों की भावनाओं या विचारों को समझने की और जानने की प्रक्रिया। दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश व समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया तो किसने बताई? कीथ डेविस। और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, उसके विचारों को जानने या समझने की प्रक्रिया किसने बताई? एडगर डेल। याद रह जाएगा आराम से। अर्थ, विचारों का आदान प्रदान, फिर अर्थपूर्ण आदान प्रदान करना। उत्पत्ति अंग्रेजी के कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के कम्युनिकेट्स। ये बातें आपको ध्यान रखना, दो नाम ध्यान रखने आपको, कीथ डेविस और एडगर गेल। फिर अगला है संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या? ये परिभाषाएं याद रखनी है आपको। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया कीथ डेविस। दूसरों की भावनाओं को समझने
वह जानने की प्रक्रिया एडर डे। ये आपको ध्यान रखना। फिर अगला हमारा बिंदु है संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषता। संप्रेषण की विशेषता, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि संप्रेषण है वो सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कैसे? संप्रेषण का कार्य है वो समाज में होता है। असामाजिक यानी असामाजिक प्रक्रिया में संप्रेषण नहीं हो सकता। भाई मान लो असामाजिकता का ये है कि कोई असामाजिक लोग जो या असामाजिक तत्व हैं या जो सामाजिक प्राणी नहीं है, जो समाज में नहीं रहते हैं, वो आपकी भावनाओं को कैसे समझेंगे और आप उनकी भावनाओं को कैसे समझोगे? और विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण की ये पहली शर्त है कि विचारों का आदान प्रदान, आपके विचार दूसरा समझ ले और समझ कर अपना फीडबैक भी दे, यानी आपको वापस फीडबैक दे कि उसने, मान लो आपने किसी को आवाज लगाई, संप्रेषण का मतलब है अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना। आपने आवाज लगाई लेकिन अगले को सुनी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, वापस जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण कब होगा? जब आपने आवाज लगाई, अगले ने सुना और वापस जवाब दिया और वो जवाब आप तक पहुंचा, तब संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यानी कि सुनने वाला है उसका फीडबैक होना आवश्यक है। इसके बाद देखो, ये आपको बता ही दिया कि विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। संप्रेषण क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। ये विशेषता एक और आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि संप्रेषण गतिशील व अविराम होता है। अविराम होता है, या ये शब्द भी आ सकता है अनवरत चलता है। यानी संप्रेषण कभी रुकता नहीं है। संप्रेषण है वो गतिशील होता है और अविराम यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं, चाहे वो किसी भी माध्यम में चल रहा हो। जीवन में जब तक जीवन रहता है तब तक संप्रेषण का कार्य होता है। मान लो आपने पानी का लोटा मांगा और अगले ने जवाब दिया नहीं लाऊंगा, तो संप्रेषण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। भाई नहीं लाऊंगा तो आपको फीडबैक तो मिल गया, तो संप्रेषण हुआ। यानी संप्रेषण है वो गतिशील व अविराम होता है। अविराम यानी लगातार चलता है, अनवरत चलता है यानी कभी रुकता नहीं। फिर एक शब्द आपको और ध्यान रखना, संप्रेषण अनउत्क्रमणीय प्रक्रिया है। संप्रेषण अनउत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अब आपको ये दिक्कत होगी कि ये क्या मामला है। अनउत्क्रमणीय का मतलब है कि संप्रेषण है वो एक बार होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता।
वापस नहीं लिया जा सकता। मान लो आपने अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने विचार वापस लो। वो तो अगले तक पहुंच गए मतलब पहुंच गए। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि आपने विचारों को वापस ले लिया। तो ये ध्यान रखेंगे, संप्रेषण गतिशील है, अविराम है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है अगला, संप्रेषण में अंतःक्रिया एवं पृष्ठ पोषण होना आवश्यक है। अगला बिंदु देखो, संप्रेषण में अंतःक्रिया व पृष्ठ पोषण होना आवश्यक है। संप्रेषण में अंतःक्रिया व पृष्ठ पोषण होना आवश्यक। यानी संप्रेषण में दो के मध्य, संप्रेषण अकेला नहीं हो सकता। संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं, एक तो कहने वाला और एक सुनने वाला। एक तो अपने विचार भेजने वाला और एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करने वाला। यानी दो पक्ष होते हैं और दोनों दो पक्ष मतलब अंतःक्रिया। दूसरा मतलब पृष्ठ पोषण, यदि आपने अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाया और दूसरे के समझ में नहीं आई तो अब संप्रेषण पूरा नहीं हुआ। दूसरा समझ करे और पृष्ठ पोषण देगा तो इस संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, पूरी होगी। ये ध्यान रखना आपको। फिर इसके बाद संप्रेषण उद्देश्य युक्त प्रक्रिया, उद्देश्य युक्त प्रक्रिया यानी संप्रेषण है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य नहीं होता। संप्रेषण का कोई न कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। ये आप ध्यान रखें। तो ये संप्रेषण की विशेषताएं थी कि संप्रेषण सामाजिक होता है, संप्रेषण मनोवैज्ञानिक होता है, संप्रेषण गतिशील होता है, संप्रेषण अविराम होता है, संप्रेषण अनवरत चलता है, संप्रेषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, संप्रेषण में अंतःक्रिया व पृष्ठ पोषण होना आवश्यक है और संप्रेषण में कोई न कोई उद्देश्य होता है। यह आप ध्यान रखें। अब दूसरा है कि संप्रेषण हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं। संप्रेषण है वो हमें कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संप्रेषण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक रूप से। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संप्रेषण है वो कितनी प्रकार से किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितनी प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मतलब मौखिक, इसमें वाणी का प्रयोग होता है, यानी आपने कहा अगले ने सुन लिया और वापस जवाब दे दिया, यानी पृष्ठ पोषण हो गया। लिखित, लिखकर यानी पत्र लिखकर, डायरी लिखकर आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं और आपके जो परिवार वाले हैं वो नहीं चाहते तो इतनी दिखाओ, ठोकेंगे उन्हें आती की दूर दिखाते हुए नहीं, आप समझ गए और संप्रेषण हो गया। हाँ, यदि आप नहीं समझे तो संप्रेषण पूरा नहीं हुआ है।
आप समझ गए और आपने वापस फीडबैक दिया, यानी पृष्ठ पोषण दिया, तो ये संप्रेषण पूरा हुआ, वरना संप्रेषण पूरा नहीं हुआ। तो संकेतों के माध्यम से भी संप्रेषण का कार्य किया जा सकता है। संप्रेषण 3 प्रकार से हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके बाद है देखो संप्रेषण के पक्ष। संप्रेषण के पक्ष, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि संप्रेषण के 2 पक्ष होते हैं। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष होते हैं। संप्रेषण के पक्ष कितने होते हैं? 2। ये आप ध्यान रखें, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। संप्रेषण के पक्ष, और कितने पक्ष हैं? 2। कौन कौन से? एक तो संप्रेषण भेजने वाला, और एक सूचना प्राप्त करने वाला। सूचना प्राप्त करने वाला और एक सूचना भेजने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संप्रेषण के पक्ष कितने होते हैं? 2। एक तो सूचना देने वाला और एक सूचना लेने वाला। अब हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि आप कल पीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण का क्या योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में 4 कौशल होते हैं, यह आप ध्यान रखें। कौशल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये आप ध्यान रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी सीखने का जो कर्म है, यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कक्षा में, आपके पास अपने परिवार से पहले दिन जो बच्चा आता है विद्यालय में, तो उसे सिखाने का कर्म क्या होना चाहिए? सबसे पहले सुनना, फिर क्या है? बोलना, फिर क्या है? पढ़ना, और फिर क्या है? लिखना। यानी लिखना अंत में आना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा प्रणाली का, हम शिक्षकों का और विद्यार्थियों का, कि हम इन कौशलों के क्रम में सबसे अंत वाले को सबसे पहले लेते हैं और बच्चे को आते ही ये लिख देते हैं, हाँ कि लिख ले, नहीं लिखे ग्राफ पर टेक देंगे, और यहीं से गड़बड़ हो जाती है। आपकी गलती नहीं है पढ़ने में। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि गलती विद्यार्थी की नहीं होती, गलती शिक्षक की होती। आते हमने ये लिख दिया, ये आड़ा कब से ये था? सबसे अंत में, यानी कि बच्चा तीसरी क्लास में जब पहुंचेगा तब लिखना सीखेगा। सबसे पहले उसको सुनना आना चाहिए, वो सुनने के लिए तैयार है। फिर उसे बोलना आना चाहिए, फिर उसे पढ़ना आना चाहिए कि वो इसको देखकर पढ़ ले कि ये क्या है, और अंत में इसको लिखना आना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमने इसको सबसे पहले ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं संप्रेषण। ये 4 कौशल है। 4 कौशलों में 2 कौशल ऐसे हैं जो सूचना ग्रहण करने के काम में आते हैं, और 2 कौशल ऐसे हैं जो सूचना देने के काम में आते हैं। तो उनमें हमें यह पता करना है कि कौन से 2 कौशल सूचना ग्रहण करने के काम में आ रहे हैं और कौन से 2 कौशल हैं वो सूचना देने के काम में आ रहे हैं। तो ये देखो, सुनना और पढ़ना, ये 2 कौशल है
ये सूचना प्राप्त करने की या ग्रहण करने, सूचना प्राप्त करने या ग्रहण करने वाले कौशल है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूचना ग्रहण करने वाले कौन कितने कौशल है? 2। कौन कौन से? सुनना और पढ़ना। और इसके बाद सूचना प्रदान करने वाले कौन कौन से हो जाएंगे? बोलना और लिखना। इनसे सूचना दी जाती है और इनसे सूचना ग्रहण की जाती है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि संप्रेषण के पक्ष कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला। संप्रेषण जो सूचना प्राप्त करने के कौशल है वो कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सूचना प्राप्त करने की, सुनना और पढ़ना। और सूचना देने के काम में आने वाले कौशल कौन कौन से हैं? 2। कौन कौन से? बोलना और लिखना। तो ये आप हमारी यहाँ 4 बातें होंगी। संप्रेषण के पक्ष, संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण की परिभाषा और संप्रेषण का अर्थ और संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति। तो संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण के कार्य देखो, सबसे पहला कार्य है सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना यानी सबसे मुख्य कार्य और सबसे पहला कार्य है सूचना प्रदान करना। दूसरा आदेश या निर्देश देना, आदेश या निर्देश देना। तीसरा कार्य समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। अगला कार्य है वो है परस्पर विश्वास जागृत करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, परस्पर विश्वास जागृत करना। अगला कार्य है और सबसे महत्व है प्रेरित करना, या इसे मैं कहूं प्रेरणा देना या अभिप्रेरित करना। ये संप्रेषण के कार्य हैं। संप्रेषण के कार्य सूचना प्रदान करना, आदेश या निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, प्रेरित करना या प्रेरणा देना या अभिप्रेरित करना। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, सूचना प्रदान करना और प्रेरित करना। यानी संप्रेषण यदि अच्छा संप्रेषण है तो कमजोर में भी हौसला उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक संप्रेषण के कारण ही होता है। अब इसके बाद देखो संप्रेषण के तत्व है। फिर क्या है? संप्रेषण के तत्व। यहां से प्रश्न पक्का है, यहां से पक्का प्रश्न आएगा। आप यही लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं, पक्का आएगा। ये छप चुका है पेपर में, ये देख लो आप। तो जब वो संप्रेषण के जो तत्व है वो तत्व होते हैं 6। ये पूछा जा सकता कि संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं? 6। और 6 में आप नाम लिखिए। पहला तत्व है वो होता है संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला। सबसे पहला काम क्या होता है? संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है। इसे
संप्रेषण का स्रोत या वाहक भी कह सकते हैं। मान लो ये नाम भी मिल जाए आप, संदेश भेजने वाले को क्या कह सकते हैं, संप्रेषण का स्रोत या वाहक। ये आपको कर्मानुसार याद रखने होंगे। हो सकता है इनका कर्म भी पूछ ली कि सबसे पहले नंबर पर कौन है, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, फिर तीसरे नंबर पर कौन है। फिर मान लो सबसे पहले हो गया कि संदेश भेजने वाला हो गया या संप्रेषण का स्रोत या वाहक हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा एनकोडिंग करना। अब आपको दिक्कत ये होगी कि ये एनकोडिंग है क्या, तो ये है संदेश को लिखना, या संकेत के रूप में प्रदान करना। यानी कोई संदेश आपके पास जो पहुंचा रहा है, तो उस संदेश को पहले तैयार किया जाता है, उसको लिख कर के किस रूप में पहुंचाना है, वो क्या कहलाता है, एनकोडिंग। हाँ, उसके बाद है माध्यम। माध्यम भाई, सबसे पहला संदेश भेजने वाला उसने क्या किया, संदेश तैयार कर लिया, और संदेश तैयार कर लिया, उस संदेश तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनकोडिंग। ये नाम ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एनकोडिंग क्या है, या संदेश को संकेतों के रूप में या लिखने के रूप में तैयार करना क्या कहलाता है। तो वहां आपको सब मिलेंगे, एनकोडिंग, डिकोडिंग, जो भी, तो आपको ध्यान रखना क्या कहलाता है, एनकोडिंग। फिर है माध्यम, आप किस माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं। संदेश भेजने वाला हो गया, संदेश तैयार हो गया, अब भेजना है, और भेजना है तो किसी न किसी माध्यम से भेजा जाए। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। दो प्रकार के माध्यम होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसके बाद देखो, अब ये पूछा जा सकता है कि यानी संदेश भेजने के माध्यम कितने हैं, तो कितने हैं, दो। कौन कौन से, शाब्दिक और अशाब्दिक। फिर अगला देखो, इसका तत्व है चौथा तत्व है, वो है डिकोडिंग। ये ध्यान रखना। और इसमें होता क्या है, संदेश का अर्थ ग्रहण करना या समझना। अब देखो, ये तीन जो तत्व हैं, ये संदेश भेजने वाले से संबंधित है। सबसे पहले संदेश भेजने वाला फिर संदेश को तैयार करेगा, यानी क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा, फिर कोई न कोई माध्यम से भेजेगा। ये डिकोडिंग का काम है संदेश प्राप्त करता, यानी संदेश को अर्थ ग्रहण कौन करेगा, संदेश प्राप्त करने वाला, और उसे क्या कहते हैं, संदेश प्राप्त करता। फिर इसके बाद रिसीवर, ये नाम मिल सकता। रिसीवर को कहते हैं संदेश प्राप्त करता, यानी जो संदेश को रिसीव कर रहा, भेजे गए संदेश को रिसीव कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, संदेश प्राप्त करता या रिसीवर। और इसके बाद है छठा,
और अंतिम तत्व है फीडबैक। फीडबैक को पृष्ठ पोषण भी कहा जा सकता है। लेकिन आपको दो ध्यान रखने, यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं। अब आप ये कहेंगे, पहले आपने ये बताया था कि संप्रेषण 3 प्रकार से किया जा सकता है। वो किया जा सकता है, लेकिन संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? 2। और वो 2 आपको ध्यान रखना है। 2 होते हैं शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। ये पक्का आएगा परीक्षा। ये लिख लो, चाहे मन ते पितर ही समझ लो। हाँ, पितर जानो, हाँ जीव तो समझ लो, कई तो मरेड़ा हो, हाँ मन जीव तो समझ लो। ये प्रश्न ये तत्व से कल पेपर होगा आपके पास, 2 बजे तक आपके पास होगा और फिर 3 बजे मेरे पास आ जाएगा। मैं यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डालूंगा और कल फिर दिखा दूंगा कि ये रहा। आपके पेपर में दिखा दूंगा कि ये रहा। तो संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2। और एक तो होता है शाब्दिक प्रकार और दूसरा अशाब्दिक प्रकार। ये आपको ध्यान रखना है, शाब्दिक प्रकार और अशाब्दिक प्रकार। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें अंतर क्या है। तो इसमें ये देखेंगे हमें कि शाब्दिक प्रकार है, उसमें भाषा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? भाषा का प्रयोग, यानी बिना भाषा के इसका प्रयोग शाब्दिक संप्रेषण नहीं हो सकता। और इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, भाषा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब आप ये कहेंगे कि बिना भाषा के प्रयोग के संप्रेषण कैसे हो सकता है? तो हो सकता है। और उसमें देखो, अब ये शाब्दिक प्रकार है, इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और दूसरा लिखित। अब दोनों में ही भाषा सी, मौखिक में मौखिक भाषा और लिखित में लिखित भाषा। अब इसमें देखो, जैसे मान लो कई बार यह आ जाएगा कि मतलब परिचर्चा, संप्रेषण का कौन सा प्रकार है? शाब्दिक, अशाब्दिक, सांकेतिक, एक नाम और जोड़ देगा। तो परिचर्चा जो समूह में बैठ के चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? परिचर्चा। इसलिए कौन सा प्रकार है? शाब्दिक। और शाब्दिक में भी कौन सा है? मौखिक। तो शाब्दिक, इसमें शाब्दिक में मौखिक में आप 2-3 नाम लिख लो। एक तो परिचर्चा, दूसरा वाद विवाद, कहानी कहना सुनना, कहानी या कविता कहना और सुनना, दोनों जाएंगे। कहानी या कविता कहना या सुनना, ये यदि आ जाए तो शाब्दिक है। और शाब्दिक में भी क्या है? मौखिक है। अब दूसरा देखो, शाब्दिक में लिखित, और लिखित में क्या हो जाएगा? डायरी लेखन। डायरी लिखकर भी हम अपने विचारों को भेज सकते हैं। पत्र लेखन, पत्र लेखन, तो डायरी लेखन और पत्र लेखन ये किसमें है? लिखित में। और लिखित किसका उपभेद है? शाब्दिक। शाब्दिक में 2 शब्द, भाषा का प्रयोग होगा और आमने सामने होने जरूरी है। कौन कौन है? संदेश प्राप्त करता व संदेश दाता। इसके बाद है अशाब्दिक। तो अशाब्दिक में लिख लो। अशाब्दिक में पहली बात तो ये है कि भाषा का प्रयोग नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। अशाब्दिक में भाषा प्रयुक्त नहीं होती। अशाब्दिक यानी जिसमें शब्द हो ही नहीं, जिसमें शब्द हो ही नहीं,
वो क्या कहलाएगा? अशाब्दिक। और अशाब्दिक में देखो, जैसे मान लो आपने कहा, मैंने कहा कि अशाब्दिक 3 प्रकार का होता है, ये लिखो। शाब्दिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मौखिक और लिखित। और अशाब्दिक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार आप लिख लो, 3 प्रकार है। और उसमें 3 प्रकार में लिखो, वाणी संप्रेषण, वाणी संप्रेषण, दूसरा मुख या चक्षु संप्रेषण, और तीसरा स्पर्श संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण। अशाब्दिक के 3 प्रकार होते हैं, वाणी संप्रेषण, मुख या चक्षु संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण। इनमें देखो, जैसे वाणी संप्रेषण में क्या जाएगा? बोलना नहीं है, बोले तो शाब्दिक हो जाएगा, शब्द तो प्रयुक्त होगा ही नहीं, शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। ये तो है, यहां आपको गलती नहीं करनी है। कल यदि शब्द हो गया तो कौन सा हो जाएगा? शाब्दिक। और बोलकर कर रहे हैं तो शाब्दिक में मौखिक, और लिख कर कर रहे हैं तो शाब्दिक में लिखित। तो यहां शब्द तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मान लो मैं नाच रहा हूं और पीछे से 3 बच्चों ने सीटी बजाई, शब्द तो प्रयुक्त नहीं हुआ, सीटी तो बजी, संप्रेषण हुआ, फीडबैक मिला। मैं अपना नाच है, जो नृत्य के स्टेप हैं, वो मैंने अगले तक पहुंचाए, और अगले ने सीटी बजा के मुझे क्या दे दिया? फीडबैक दे दिया, यानी पृष्ठ पोषण दे दिया। तो इसमें वाणी में ये ध्यान रखेंगे, सीटी बजाना, सीटी बजाना। फिर दूसरा देखो, कई बार आपको घर वाले कुछ कहते हैं और आप शब्द प्रयुक्त नहीं करते, आप इतना ही कहते हैं हूं, यस, नो, शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें ये हूं कहना भी वाणी में ही आएगा, शब्द में नहीं आएगा। ऐसे ही यस या नो, यस या नो, यस नो अंग्रेजी वाले ये ध्यान रखना है। यस ये नहीं है, सही ये लिख लो वहां में, यस, यस का मतलब हाँ वाला है, ठीक है। इसके बाद है, जैसे मान लो आपको अचानक कोई आपके पास संदेश पहुंचा, सूचना पहुंची, और जोर से ठाका लगा के हंसे, कई बार हंसते ही हो एक साथ ही जोर से, तो सब तो प्रयुक्त नहीं किया, तो ये ध्यान रखना, ठाका लगाकर हंसना। ये सब क्या है? अशाब्दिक है। और अशाब्दिक में क्या है? वाणी संप्रेषण। अशाब्दिक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? वाणी संप्रेषण, मुख या चक्षु संप्रेषण, और स्पर्श संप्रेषण। फिर देखो चक्षु या मुख संप्रेषण। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे के मुख के हाव भाव को देखकर समझ सकते हैं, यानी चेहरे के हाव भाव देखकर समझना कौन सा संप्रेषण कहलाता है? मुख संप्रेषण कहलाता है। ये हाव भाव देखकर समझना, मुख के हाव भाव देखकर यदि कोई सूचना प्राप्त की जाती है तो वहां कौन सा संप्रेषण होता है? मुख संप्रेषण होता है। चक्षु, हाँ, चक्षु संप्रेषण में तो अपने एक विद्वान हुए बिहारी, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। बिहारी ने एक दोहा लिखा है जिसमें चक्षु संप्रेषण ने
उसका बहुत अच्छा प्रसिद्ध वर्णन किया है। तो किसी को याद है, साहित्य के विद्यार्थी हैं आप, बिहारी का दोहा, जिसमें हाँ इतना नहीं, पूरा दोहा याद होना चाहिए। कहत नटत खींचत रीजत खिलत मिलत लजियात। नाम सुनो, देखो आपको ये संप्रेषण बता रहा हूं। कहत नटत खींचत रीजत खिलत मिलत लजियात। बारी बारी सुन लो, आपको ये सुननी पड़ेगी सारी बातें। ये दिम जीव तो रियो और मेरो पापो ही कट गयो जड़ा था, ठीक है। तो अब आगे सुन लो सही। कहत नटत खींचत रीजत खिलत मिलत लजियात। बरे बोन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसका समझ में आ गया आपको क्या? को नहीं आया? यानी देखो, कहत यानी कहते, नटत यानी मना करते, खिलत यानी खिल जाते हैं, मिलत यानी आपस में मिलते हैं, खिज्जत यानी रीस करें, रिज्जत यानी एक दूसरे पर न्योछावर होने का भाव है। कहत नटत खिज्जत रिज्जत खिलत मिलत, 6 शब्द आपको बता दिए। कहत यानी कहते हैं, नटत यानी मना करते हैं, खिज्जत यानी रीस करते हैं, ईर्ष्या करते, क्रोध करते हैं, और रिज्जत यानी एक दूसरे पर स्नेह की भावना रखते हैं, और खिलत यानी एक दूसरे को देखकर खिल जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, मिलत यानी मिलते हैं। हाँ, लज्जात यानी लज्जा भी आती है, लज्जा यानी शर्मा भी बने, मतलब शर्म भी आवे। हाँ, बरे बोन में मतलब भरे हुए, यानी वहां लोग बैठे हुए हैं, भीड़ है, मतलब भवन यानी भवन कि दरबार लगा हुआ है राजा का, और राजा के दरबार में भीड़ है, उस भीड़ में भी करत है, कर रहे हैं क्या? नैनन यानी आंखों से, बात यानी बात कर रहे हैं। कि एक नायक और नायिका का चित्रण किया है कि दोनों राजा के दरबार में बैठे हुए हैं, भीड़ है, दरबार लगा हुआ है, और दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं तो कभी खिलते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी उनको लज्जा आती है, आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, कोई मना कर रहा है, जो भी है, लेकिन सब क्या, कौन सा संप्रेषण हो रहा है? चक्षु संप्रेषण। ऐसे ही मान लो आपको है, आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी है, और मान लो आपसे बड़ा, आपको जिससे भय, उसने ऐसे देखा, देखते ही संप्रेषण हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? चक्षु संप्रेषण। तो यहाँ लिख लो, आंखों का भाव समझना। आंखों का भाव समझना ही क्या कहलाता है? चक्षु संप्रेषण। और ये आपका सर्वप्रिय संप्रेषण, यानी मास्टर पढ़ा रहे हुए, अब बोलर तो कह कौन सको, हॉकी कुंडी आप लोग समझ गए, ठीक है। ये स्पर्श संप्रेषण, हाँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, मुख्य रूप से अंधे बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए इस संप्रेषण को काम में लिया जाता है। ये ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंधे बालकों के लिए कौन सा संप्रेषण काम में लिया जाता है? स्पर्श संप्रेषण काम में लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संप्रेषण के प्रकार कितने हैं? 2। कौन कौन से? शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक के कितने भेद होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। और शाब्दिक की शर्त है,
आमने सामने होना अनिवार्य है और भाषा का प्रयोग होगा। अशाब्दिक में भाषा का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, इसके प्रकार कितने होते हैं? 3। वाणी संप्रेषण, सीटी बजाना, ठहाका लगाना, हूं, नो, यस आदि शब्द। मुख या चक्षु संप्रेषण, मुख के हाव भाव देखकर समझना या आंखों का भाव समझना। स्पर्श संप्रेषण अंधे बालकों के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद लिखो संप्रेषण में बाधाएं। संप्रेषण में बाधाएं, मान लो आप अपने विचार अगले तक पहुंचा रहे हो तो कोई न कोई बाधा तो हो ही सकती है। कोई बाधा नहीं आ सकती क्या? कोई न कोई बाधा आ सकती है। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, और उन बाधाओं को देखो कौन कौन सी बाधाएं हैं। और पहली बाधा है, 4 प्रकार की होती है, ये लिख लो। भौतिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तीसरा है भाषा संबंधी बाधाएं, और अगला है चौथा पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं। यहाँ संस्कृति भी लिख सकते हैं, संस्कृति, सांस्कृतिक बाधाएं। या रीति रिवाज। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, बाधाएं कौन कौन सी है ये देखो। भौतिक बाधाएं, भौतिक बाधाओं में देखो जो भी भौतिक बाधाएं, जैसे ध्वनि, अनावश्यक ध्वनि, अनावश्यक आवाजें, जैसे हमारे YouTube चैनल में मोरिया बोलते रहते हैं, वो क्या है? बाधा है। मोरिया बोल रहे, इसका मतलब आप वीडियो देखते नहीं? तो मोरिया तो पक्का बोल रहे। अब या तो वह मारा बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो बाधा है संप्रेषण में। और संप्रेषण में बाधा है तो कौन सी बाधा है? भौतिक बाधा। मान लो दूसरा, आपने कोई संप्रेषण किया, वर्षा आ गई तो वर्षा होना, ये भी बाधा हो जाएगी। कौन सी? आंधी आना, हाँ, बिजली चले जाना, गर्मी लगना, क्योंकि संप्रेषण कम हो रहा है ना अब। और ये कौन सी बाधा है? भौतिक बाधा है। इसके बाद देखो, जैसे दूसरा मान लो ये आ गया कि खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य कौन सी बाधा है? भौतिक है, मनोवैज्ञानिक है, भाषा संबंधी है या पृष्ठभूमि, तो भौतिक बाधा है। यदि मान लो आपका स्वास्थ्य खराब है, यानी था माथो दुख रही हो, तो मनोवैज्ञानिक को नहीं है, कौन सी है? भौतिक। इसके बाद देखो मनोवैज्ञानिक में देखो जो अब आ रही है, इच्छा का अभाव, इच्छा का अभाव, ये लिख लेना आप, इच्छा का अभाव। दूसरा रुचि का अभाव, मान लो आपकी इच्छा ही नहीं तो संप्रेषण कैसे होगा? आपकी रुचि नहीं है तो संप्रेषण कैसे होगा? तीसरा अभिप्रेरणा का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव, यानी यदि आपको अभिप्रेरित नहीं किया गया किसी बात के लिए तो भी संप्रेषण नहीं हो सकता। और यदि मान लो आपको नींद आ रही है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको नींद आ रही है, तो कौन सी बाधा है? भौतिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। नींद आ रही है इसका मतलब रुचि नहीं है, रुचि नहीं है इसका मतलब कौन सी है? मनोवैज्ञानिक। ये ध्यान रखना है। हाँ, इसके बाद देखो, हाँ, गलत प्रत्यक्षीकरण,
गलत प्रत्यक्षीकरण, ये भी क्या है? मनोवैज्ञानिक बाधा। यानी रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी है और आप उसको क्या समझ लेते हो? सांप। या तिनके को छिपकली समझ लेना। मान लो कोई तिनको पड़े हो और कुत्ते बैठे हो ताकि पक्का अड़की और तो उछल पड़, तिनका था, तिनके से थोड़ी लग गई, तो वो कौन सी निश्चित में आ जाएगी? गलत प्रत्यक्षीकरण। और गलत प्रत्यक्षीकरण इसमें होता है मनोवैज्ञानिक बाधा। फिर है देखो भाषा संबंधी बाधा, इसमें लिख लो गलत उच्चारण करना, गलत उच्चारण करना। दूसरा अकलाना, और ये आपको ध्यान रखना है, दोनों उपाय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और दोनों लिख लो। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित है ये बात। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, यानी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनका दोहराव किया जाना चाहिए। यानी आपने देखा होगा, मैं भी आपको एक बात 3 बार बताता हूं, वो दोहराव हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे पता, संप्रेषण में क्या है? बाधा है। और इस बाधा को दूर करने के लिए मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। एक दूसरा लिख लो, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ये हमारा हुआ संप्रेषण।